हेलो एवरीवन, ये दृष्टि का पेपर है। टेस्ट पेपर 11 पॉलिटी का है ये, और इसमें करंट अफेयर्स शामिल किया गया है अगस्त 2025 का। ये पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है। इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन 50 तक हो गए थे। नेक्स्ट 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता नहीं देगी। पहला ऑप्शन है किसी एक राज्य से लोकसभा में 4 सीटें जीतना। इसमें राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में जो मान्यता दी जाएगी, इसमें लोकसभा में अगर एक सीट ही जीत ली जाती है, लोकसभा में एक सीट या 6% वैध मत प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो राज्य दल के रूप में मान्यता मिल जाती है राजनीतिक दल को। इसमें बोला गया है पहले ऑप्शन में कि एक राज्य से लोकसभा में 4 सीटें जीतना। ये 4 सीटें नहीं है, इसमें एक सीट उस राज्य से कम एक सीट लोकसभा सीट जीतता है तभी मिल जाती है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें गलत ऑप्शन है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 52। इसमें और भी है, जैसे कोई दल राज्य विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और कम से कम विधानसभा में 2 सीटें प्राप्त करता है, उसे भी ये राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। और यदि कोई दल राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर एक लोकसभा सीट जीतता है तब भी। 52 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। कथन 1 है, वित्त आयोग का एक कार्य संचित भारत की संचित निधि, जो भारत की संचित निधि है उससे राज्यों को सहायता अनुदान देने की निदेशकों की सिफारिश करना है। ठीक है। कथन 2 है, वित्त आयोग अनुदान की सीमा सुनिश्चित करता है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती बल्कि ये सलाहकारी होती हैं। तो ये तो कथन 2 गलत है और कथन 1 इसमें सही है। सी आंसर इसका सही होगा। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है 53। राज्य लोक सेवा आयोग जो SPSC है और एक UPSC है जो लोक संघ लोक सेवा आयोग है। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 इसमें दिए गए हैं और इसमें सही ऑप्शन बताना है। कथन 1 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, केवल राष्ट्रपति जी के द्वारा ही हटाया जा सकता है जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। कथन 2 है, भारतीय संविधान में दिवालियापन एवं मानसिक अथवा शारीरिक दुर्बलता को अध्यक्ष और सदस्यों दोनों को हटाने के आधार पर रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। किया गया ये भी। तो कथन 1 और कथन 2 इसमें दोनों सही है, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र है। कथन 54 है, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें अब UPSC के बारे में दे दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं और भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं भारत सरकार पर। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियां या पदों का आरक्षण करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में ऐसा नहीं है। जब नियुक्ति की जाती है, आरक्षण करते समय संघ लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए जो नियुक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ सेवा संबंधी जो दावे होते हैं उनमें लिया जाता है, ना कि इसमें जो नियुक्तियां होती हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ही इसका ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 55 है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के संबंध में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है।
यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तो गलत हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों के आधे ऐसे होने चाहिए, जो कुल सदस्यों के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने संघ या राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, कम से कम 10 वर्षों की सेवा की हो। और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं जो भी ये सदस्य होंगे, और राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, संविधान के आर्टिकल में किसी में भी इन सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तो केवल इसका 2 आंसर ठीक होगा, बी ठीक है इसका। नेक्स्ट है 56, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के संदर्भ में इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है एनसीडीसी से। पहला ऑप्शन है यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक ये 4 वर्षों की अवधि के लिए इसमें 2000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता जो केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं वही होती हैं जिसमें 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की हो, और केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी होती है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यह अपनी योजनाओं के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन सहकारी परियोजनाओं को प्रत्यक्ष वित्त पोषण प्रदान कर सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। और इसके जो कार्य होते हैं एनसीडीसी के, उत्पादन, प्रसंस्करण वो होता है जैसे कि कच्चा माल, गेहूं मान लिया। अब गेहूं से इसमें जो भी पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें बनाई जा रही, जैसे ब्रेड हो गया, और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वही होता है प्रसंस्करण। व्यापार और डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन एवं हथकरघा जैसी आय उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से कृषि, लघु वनोपज और संबंध उद्योगों को बढ़ावा देना होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, सही ऑप्शन बताया ना है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 57 है भारत फिलीपीन संबंधों के संदर्भ में देखना है इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फिलीपींस वर्ष 2024 से 27 के लिए आसियान भारत वार्ता समन्वयक है, ठीक है पहला ऑप्शन। भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात फिलीपीनी नौसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति रहा है, ठीक है। भारत का जो पहला बड़ा रक्षा निर्यात है फिलीपीन ब्रह्मोस की है। भारत और फिलीपींस ने वर्ष 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये किए थे 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे दोनों देशों ने, तो सी आंसर ही इसका गलत होगा। इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 58, प्राय समाचारों में रहने वाला जो नारगोनो काराबाख है, ये नारगोनो काराबाख जो क्षेत्र है किन सागरों के मध्य स्थित है। इंपोर्टेंट है, ये काला सागर और कैस्पियन सागर इसके मध्य संबंधित है। अब इसमें काला सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है और कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब काला सागर की बात करें तो इसमें देखते हैं किन किन देशों से सीमा लगती है। इसकी एक ट्रिक है GTBRRU, ये है। इसमें G जॉर्जिया, T से टर्की, B से बुल्गारिया, R से रसिया, फिर दूसरे R से रोमानिया और U से यूक्रेन। तो इसमें 4 और 2 6 देशों से इसकी सीमा लगती है और ये आया हुआ भी है। एक बार पूछा गया था कि जो तुर्की है वो किन किन महासागरों के बीच में स्थित है। इसमें कैस्पियन सागर की जो शॉर्ट ट्रिक है किटार, KITAR, ये है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट है 59, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। सही ऑप्शन इसमें देखने, पहला है यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इसमें गाजा पट्टी से संबंधित देखना है तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर। जैसे यहाँ पर भूमध्य सागर है तो इसके पूर्वी तट पर ये स्थित है गाजा पट्टी, और सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है सिनाई प्रायद्वीप के। दूसरा ऑप्शन है यह इसराइल और मिस्र दोनों से स्थलीय सीमा साझा करती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, इसराइल और मिस्र दोनों से ये स्थलीय सीमा साझा करती है, ना कि जलीय। यहाँ पर स्थलीय सीमा के बारे में बताना है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के ठीक उत्तर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो वेस्ट बैंक है वो गाजा के उत्तर में नहीं होकर के बल्कि इजराइल के पूर्व में स्थित है, इजराइल के पूर्व में स्थित है, ना कि ये वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के ठीक उत्तर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला और दूसरा ठीक है, एक और दो ऑप्शन आ रहे हैं ए में, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 60, मेरिट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन एक है मेरिट योजना, इसके बारे में देखना है। मेरिट का जो अभिप्राय है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। और ये जो यहाँ पर मेरिट है ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसे 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय जो इसमें खर्च किया जाएगा वो है 4200 करोड़ रुपए। 4200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। मेरिट जो योजना है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र सरकार ही पूरा खर्च इसमें करेगी। यह योजना 4200 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका आधा भाग विश्व बैंक की सहायता से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कथन 2 है यह योजना केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण के वित्त पोषण पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें बहुविषयक पर जो शिक्षा और अनुसंधान उसके लिए है, ये पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट 61, श्रेष्ठ पहल के संबंध में देखना है और सही ऑप्शन बताने हैं। श्रेष्ठ के बारे में बताना है। श्रेष्ठ इसमें स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स होता है, ये जो श्रेष्ठ का अभिप्राय है। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि को गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। ये की गई है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा। इसका उद्देश्य पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। ठीक है, इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये ऑप्शन भी ठीक है, इसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए। दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। 62 है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ से संबंधित है। सारनाथ से बताना है इसमें कौन सा संबंधित है। भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। कौन कौन से इसमें ऑप्शन देखने हैं, सही है। पहला ऑप्शन तो ठीक है क्योंकि सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था। दूसरा ऑप्शन है भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ अपने संघ की नींव रखी थी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ की नींव रखी थी। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इस स्थान पर अशोक ने धर्मराजी का स्तूप का निर्माण करवाया था। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, यहीं पर करवाया था। जो राजा अशोक है
उन्होंने धर्मराजी का जो स्तूप का निर्माण सारनाथ में ही करवाया था। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं डी में। 1, 2, 3 डी आंसर इसका सही आंसर है। 63 ज्वालामुखी और इधर देश दिए गए हैं। माउंट लेवोटोबी इसकी बात करें तो ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, माउंट लेवोटोबी। माउंट एटना की बात करें तो इटली का, ये दोनों गलत हो जाते हैं, इसमें इस तरीके से करके दे दिया गया है। माउंट लोआ की बात करें तो ये हवाई में ही स्थित है। माउंट लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं 5, उनमें से ये एक है और इसे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी माना जाता है द्रव्यमान और आयतन की दृष्टि से। ये यूएसए का। चौथा ऑप्शन है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप तो ये भारत में ही है, ठीक है। 3 और 4 इसमें 2 युग्म ठीक है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। 64 है सुंदरबन टाइगर रिजर्व के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र है जहां बाघों का पर्यायवास है, ठीक है। पहला ऑप्शन सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसके बारे में है, विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पर बाघों का पर्यायवास है। दूसरा ऑप्शन है यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें नागार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व के बाद देश का ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर है, ना कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। 65 है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स हाल ही में किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इसे किया गया नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया और ये इस तरह का पहला इंडेक्स है, पहला ये उपकरण है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति को व्यापक रूप से ट्रैक करने और बेंचमार्क करने के लिए विकसित किया गया है। सी आंसर सही है। 66 है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में बताना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे आदि कर्मयोगी पता ही चल जाएगा इसको देखने के बाद, तो जनजातीय मंत्रालय होगा इससे संबंधित। विश्व के सबसे बड़े जनजातीय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय ग्राम विजन 2030 तैयार करना है। दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, 1, 2 दोनों सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 67 पैठणी साड़ियों के संदर्भ में देखना है, सही कथन इसमें बताना है। जो पैठणी साड़ियाँ हैं महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र राज्य में महावस्त्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। जो पैठणी साड़ियाँ हैं इनकी शुरुआत मौर्य काल के दौरान गुजरात में हुई थी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। दूसरा ऑप्शन है इन्हें रेशम और सोने चांदी के धागों, इसमें सोने चांदी के धागे हैं, मतलब कि कलर से देखा जाता है गोल्डन और इसमें सिल्वर कलर के, ना कि सोने और चांदी के इसमें धागों का प्रयोग किया जाता है। टेपेस्ट्री तकनीक का उपयोग करके इन्हें बुना जाता है जिसमें अनूठे अमर बेल जैसे रूपांकन शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन इसमें गलत है, बी आंसर इसका सही आंसर है। 68 है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। ये योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 1 अगस्त 2025 से इसको लॉन्च किया गया, 1 अगस्त 2025 से, और केंद्रीय मंत्रिमंडल रोजगार संबंध प्रोत्साहन योजना है ये, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इसका लक्ष्य 2 वर्षों में
2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन को प्रोत्साहित करना है। 2 वर्षों के लिए इसमें बोला गया है, इससे संबंधित है। इसमें रोजगार की बात भी की गई है। यह योजना विनिर्माण क्षेत्र को अपवर्जित रखते हुए केवल सेवा क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें यहाँ पर केवल सेवा क्षेत्र ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम बार नियोजित कर्मचारी योजना के भाग ए के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष पात्र हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें 1 माह का ईपीएफ जो वेतन है 15,000 रुपये तक 2 किस्तों में प्रदान करेगा और ये पहली बार नियोजित कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह योजना नियत अवधि से मुक्त होगी। नियत अवधि से मुक्त नहीं होगी, ये मुक्त रहित होगी। अगर इस तरीके से आता है तो सही होता है, जिसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इस योजना को लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के 2 वर्षों के लिए इसको शुरू किया गया है। इसमें सृजित नौकरियों पर ये लागू होंगे। इसमें जो भाग होंगे योजना में, भाग ए और भाग बी, 2 भाग होंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, बी आंसर इसका बच जाता है, केवल 2। 69 है भारतीय संसद में प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत लोकसभा में पूर्व स्थापित मतलब दोबारा से स्थापित किए जाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें उल्लेख होना चाहिए जो अविश्वास प्रस्ताव है। एक अविश्वास प्रस्ताव जांचने के लिए मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं, ये देखा जाता है इसमें, और इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती कि कारण क्या था अविश्वास प्रस्ताव में। दूसरा ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। जो निंदा प्रस्ताव है ये लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए इसमें, और व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री के विरुद्ध ये लाया जा सकता है, और लोकसभा में अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इसमें इस्तीफा देना जरूरी नहीं है अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। केवल 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 70 है वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में देखना है जो वित्तीय विधेयक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। वित्तीय विधेयक 1 इसमें 2 प्रकार के होते हैं, केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अनुसार जो वित्त विधेयक 1 है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय विधेयक 2 को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इन्हें साधारण विधेयक माना जाता है। ये जो होते हैं ना साधारण विधेयक होते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 71 संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताना है। संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में इसे केवल साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों के लिए बुलाया जा सकता है। केवल साधारण विधेयकों, ठीक है, साधारण विधेयकों, और जो वित्तीय विधेयक 2 होता है ना सेकंड टाइप का, अभी देखा था हमने, उसी में इसको बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये ऑप्शन भी ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में राज्यसभा की सभापति, जो राज्यसभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसमें ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन ही गलत है। इसमें यहाँ पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और यदि दोनों ही इसमें अनुपस्थित होते हैं तो इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी वो उपसभापति जी के द्वारा की जाएगी, ना कि राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाएगी।
तो राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सी आंसर ही इसका सही आंसर है, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। 72 लोकसभा में प्रो टेम स्पीकर के संदर्भ में बताना है। सही कथन देखना है। प्रो टेम स्पीकर, प्रो टेम स्पीकर, इसका जो पद होता है वो अस्थायी होता है और ये अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा है, नवनिर्वाचित जो नई सरकार बनी उसकी पहली बैठक से ठीक पहले तब तक बना रहेगा। पहला ऑप्शन है पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अपने पद पर बना रहता है। जो पहली बैठक होगी, नई जो लोकसभा आई है, सरकार आई है बनकर, उसके पहले ही ये अपना त्याग पत्र देता है, उस पहली बैठक से ठीक पहले। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य, आमतौर पर सबसे वरिष्ठ, को प्रो टेम स्पीकर नियुक्त करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। जो राष्ट्रपति है लोकसभा के किसी सदस्य, आमतौर पर सबसे वरिष्ठ, को प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है प्रो टेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। जो नए सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाता है और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में ये सक्षम बनाता है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, 2 और 3 ठीक है। बी आंसर इसका सही आंसर है। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का इसमें प्रावधान नहीं था। 1947 का इसमें कौन सा प्रावधान नहीं था वो बताना है। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। 1947 का वायसराय का पद इसमें समाप्त नहीं किया गया। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल के पद को स्थापित किया। पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवीन संविधानों के निर्माण तक अवशिष्ट शक्तियां ब्रिटिश संसद में निहित कर दी। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये ब्रिटिश संसद में निहित नहीं की गई थी। बी ऑप्शन ही इसका गलत है और गलत ऑप्शन ही इसमें बताना है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, इस अधिनियम ने अवशिष्ट शक्तियां ब्रिटिश संसद में निहित नहीं की, बल्कि जो ब्रिटिश अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से वापस ले लिया था और अधिराज्यों और उनके संविधान सभाओं को पूर्ण संप्रभुता भी इसमें दे दी गई थी। इसमें बी ऑप्शन ही गलत है, गलत ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है 74। संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में देखना है। 7वीं अनुसूची में इसमें 1 देखना है। इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 1 राज्य सूची का विषय नहीं है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 1 है, इसमें जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, स्थानांतरित कर दिया गया था। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको स्थानांतरित किया गया था समवर्ती सूची में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भार और माप जो मानकों के स्थापन के सिवाय, ये संघ सूची, इसमें बोला गया है संघ सूची में नहीं आता है। ये जो भार और माप है ये भी समवर्ती सूची में ही आता है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। कृषि आय पर कर, जो कृषि आय पर कर है ये कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ना कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत केवल एक ठीक होगा। ए आंसर इसमें सही आंसर है। 75 है अनुसूची और इधर विषय वस्तु दिए गए हैं, मिलान करके इसमें देखना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन से संबंधित है, ठीक है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है तृतीय अनुसूची, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप,
इसमें दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, संसद मंत्रियों, न्यायाधीशों, राज्य मंत्रियों और राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य होंगे वो शपथ एवं प्रतिज्ञा से ये संबंधित है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है इसमें चौथी अनुसूची, राज्यों के नाम और उनका क्षेत्राधिकार। इसमें राज्यसभा में सीटों किस राज्य को कितनी दी जाएंगी, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी होंगी, उससे संबंधित है, ना कि इसमें क्षेत्राधिकार, राज्यों के नाम और क्षेत्राधिकार। 1 2 3 तीन ऑप्शन इसके ठीक है, तो इसमें केवल 3 होगा, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 76, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से इसमें सही है। सही ऑप्शन इसमें बताना है। अधिकरण, जो अधिकरण है भाग 14A में ही दिए गए हैं इसके प्रावधान, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 10 में निहित है। तीसरा ऑप्शन है चुनावों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के भाग 15 में, जो संविधान का भाग 15 है इसमें ही ये संबंधित है। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है। जो भाग 14 है अधिकरण है, और भाग 14A 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। डी आंसर इसका सही आंसर है। 77 है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। इसे लिया गया था जापान से। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के अनुरूप जो प्रक्रिया है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तुलना में व्यापक है। विधि अनुरूप प्रक्रिया, जो विधि अनुरूप प्रक्रिया है वो यूएसए की है, विधि अनुरूप प्रक्रिया, जबकि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो है जापान की। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 78, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ किसी भी राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। इसे राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति नहीं रोक सकते हैं जो संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं होता है। एक तो संविधान संशोधन विधेयक जो होंगे उसमें, और धन विधेयक इसमें नहीं है, बल्कि साधारण विधेयक और जो वित्त विधेयक सेकेंड टाइप होता है उसमें लाई जा सकती है संयुक्त बैठक। एक ही ऑप्शन बच जाता है डी, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य होता है। डी आंसर सही आंसर है। 79 है भारतीय संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत देखना है, इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें यहाँ पर बताया हुआ है किसके संबंध में संवैधानिक संशोधन। भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों अनुसमर्थन आवश्यक होना चाहिए। इसमें विशेष बहुमत की बात की गई है। ये आधे राज्यों के विधानमंडल और आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन जरूरी है। पहला ऑप्शन है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा तो वहाँ पर इसकी बात की जाएगी जब राज्यों में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है संविधान में संशोधन करने की संसदीय शक्ति और उसकी प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत है। इसमें आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अब नए राज्यों का जो प्रवेश और स्थापना होती है तो ये तो साधारण विधेयक से ही की जा सकती है, ना कि इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसे साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। 80 है लोकायुक्त संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। लोकायुक्त संस्था के संदर्भ में देखना है।
लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। सामान्यतः वह 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता हो। ठीक है, इसमें 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त मंत्रियों और उच्च सिविल सेवकों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर सकता है, लेकिन उसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। ये ऑप्शन भी ठीक है, जांच कर सकता है, लेकिन इसकी जो सिफारिशें होंगी ना केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए न्यायिक अहर्ताएं अनिवार्य है। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें जो न्यायिक योग्यता है केवल कुछ राज्यों में निर्धारित की गई है, प्रत्येक राज्य में निर्धारित नहीं है। सी आंसर इसमें सही है क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है 81, इसमें सीबीआई के बारे में पूछा गया है और गलत ऑप्शन बताना है। सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। जो सीबीआई की स्थापना है ये गृह मंत्रालय के आदेश के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में वरिष्ठ नौकरशाहों की जांच के लिए सीबीआई को पूर्वानुमति लेने को अनिवार्य करने वाले कानूनी प्रावधान को रद्द कर दिया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सीबीआई भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। जो इंटरपोल है, इंटरपोल में ये जैसे सीबीआई हमारे भारत में है तो इंटरपोल ये वैश्विक स्तर पर है, पूरे विश्व में इंटरपोल जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सीबीआई जांच करता है, तो भारत में जो सीबीआई है इंटरपोल में यही भाग लेता है। तो इसमें सी ऑप्शन भी ठीक है, ए भी ठीक है। अब डी ऑप्शन ही बच जाता है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना भी सीबीआई का अधिकार क्षेत्र राज्यों तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें राज्यों तक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति के बगैर किसी भी राज्य में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित करता है। अगर राज्य अनुमति देगा तो तभी किया जा सकता है इसका अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी। संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना, इसमें सहमति से की जाएगी ना कि सहमति के बिना होगा। तो डी आंसर इसमें सही है, गलत ऑप्शन पूछा गया। नेक्स्ट है 82, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति। जो सीवीसी है, सीवीसी जब इसकी नियुक्ति की जाती है तो ये इसकी नियुक्ति करने वाली एक समिति होती है और उस समिति में जो सदस्य होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं। अब सीवीसी एक बहुसदस्यीय निकाय होता है जिसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसमें 3 सदस्यीय समिति होती है जो नियुक्त करेगी। राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। 3 सदस्यीय समिति होंगी उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो भी लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जिसमें दूसरा आ रहा होगा वो कट हो जाता है। ये भी आ रहा है और ये भी, इसमें केवल बी ऑप्शन बच जाता है। नेक्स्ट है 83, केंद्रीय सूचना आयोग। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, कभी सीवीसी से पूछ लिया जाता है, सीआईसी से पूछ लिया जाता है और आरटीआई से पूछ लिया जाता है 2005 का। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के संबंध में बताना है और इसमें देखना है कितने सही युग्म है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी शामिल होते हैं। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, 10 से अधिक नहीं होगी सम्मिलित होते हैं, 10 से अधिक नहीं होती है जो केंद्रीय सूचना आयोग है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, इसमें भी एक समिति होती है और वो समिति जिन जिन को भी बोलेगी तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तीसरा ऑप्शन है जांच करते समय सीआईसी के पास सिविल कोड की शक्तियाँ। जब जांच करते समय सिविल कोड की शक्तियाँ होती हैं, जैसे गवाहों को तलब करना
और सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना इसमें शामिल होते हैं। तीनों ऑप्शन से इसमें ठीक है, तो सभी अंकित सभी तीनों ऑप्शन सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 84, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के संबंध में देखना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियम के बाद एक सांविधिक निकाय बन गया है। ये एक सांविधिक निकाय बन गया है जिसे वैधानिक भी बोला जाता है सांविधिक को। पहला वैधानिक आयोग 1993 में गठित किया गया था और 1993 में 1993 में जो 5 धार्मिक समुदाय थे वो मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, जैन इसमें शामिल नहीं थे। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1993 में जो गठित किया गया था मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों के साथ एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो जैन समुदाय है उसको बाद में 2014 में जोड़ा गया था। जैन समुदाय को ये 2014 में जोड़ा गया था, ना कि 1993 में। और एनसीएम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला ये एक स्वायत्त निकाय भी है, ऑटोनॉमस निकाय है ये। पहला ऑप्शन ही ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 85, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इसे पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे सांविधिक दर्जा भी दे दिया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है 2005, जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसकी ये एक वैधानिक निकाय है जिसे देश भर में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और उन्हें बचाने का कार्य सौंपा गया है। दूसरा ऑप्शन है आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य शामिल होती हैं। इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य शामिल होती हैं। ठीक है, जो 6 सदस्य होंगे इसमें और इसमें कम से कम 2 महिला शामिल होंगी। 6 में से 2 तो होंगी होंगी, इसमें 4 भी हो सकते, 6 की 6 भी हो सकती है, कम से कम 2 तो है ही है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, पहला गलत है, तो इसमें केवल 2 आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है 86, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी और ये मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने, सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। राष्ट्रपति एनएचआरसी के सदस्यों को दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण हटा सकते हैं, लेकिन केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में। ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय की जांच हो जाएगी उसके बाद में सदस्यों को दुर्व्यवहार और अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है एनएचआरसी। इसमें राष्ट्रपति एनएचआरसी के सदस्यों को कौन हटाएंगे? राष्ट्रपति। केवल 2 ही इसमें ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 87 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है सीएजी अपने लेखा परीक्षा के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है। किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है और सभी अभिलेखों की मांग भी कर सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सीएजी द्वारा औचित्य लेखा परीक्षा अनिवार्य है, जबकि विधिक और नियामक लेखा परीक्षा विवेकाधीन है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो विधिक और नियामक लेखा परीक्षा है वो अनिवार्य होती है। विधिक और लेखा परीक्षा ये अनिवार्य होती है, जबकि इसमें जो औचित्य लेखा परीक्षा होगी वो विवेकाधीन होती है। औचित्य लेखा परीक्षा इसमें अपोजिट करके दे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर सीएजी का कोई नियंत्रण
नहीं होता है। ये ऑप्शन ठीक है। जो भारत की संचित निधि है उससे कितना धन निकाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, CAG का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। 1 और 3 ऑप्शन ठीक है। ये आ रहा है बी में, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा की संरचनात्मक सीमा को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। इसमें ये देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अधिक संरचनात्मक सीमा को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। CAG के लेखा परीक्षा निष्कर्ष मुख्य दस्तावेजों और फाइलों पर आधारित होते हैं जिनमें जमीनी स्तर पर भौतिक सत्यापन सीमित होता है। बी आंसर इसमें सही है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 में CAG को एक स्वतंत्र प्राधिकरण है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत और संसद की प्रत्येक कार्यपालिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित भी करता है। बी आंसर इसका सही आंसर है। 89 जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मामले में विधानसभा को निम्नलिखित पर विधि निर्माण से प्रबंधित किया गया है। ये किया गया है लोक व्यवस्था से प्रतिबंधित किया गया है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मामले में विधानसभा को। डी आंसर इसमें सही आंसर है। इसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी के मॉडल पर कार्य करती है, लेकिन इसकी जो विधायी शक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा सा अंतर है। 98 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT के रूप में पुनः नामित करके NCT के संबंध में नामित करके विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान करके विशेष दर्जा प्रदान किया। यह किया 69वां संविधान संशोधन 1991 में। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। इसमें बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है चारों में से जो आश्वासनों संबंधी जो समिति है उसकी भूमिका को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। यह मंत्रियों द्वारा सदन में किए गए वादों, आश्वासनों और प्रतिबद्धताओं की जांच करती है और उनके क्रियान्वयन पर रिपोर्ट भी देती है। ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताना है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा मतदान के बाद करती है। जब इसमें मतदान हो जाता है उसके बाद ही बजट अनुमानों की जांच की जाती है प्राक्कलन समिति के द्वारा। दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ की आधिकारिक भाषा के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप से समझता है, ये समझाता है सर्वोत्तम रूप से। इसमें चारों ऑप्शंस में से देखना है कौन सा सही है। देवनागरी लिपि में हिंदी देवनागरी अंकों के साथ संविधान के प्रारंभ से ही एकमात्र राजभाषा है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा है लेकिन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 94 है, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में देखना है और इसमें गलत ऑप्शंस बताने हैं। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा ही जोड़ा गया था, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, यहाँ पर इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली BDMS, जो BDMS को ये 92वां संविधान संशोधन और 2000 इसको 3 में जोड़ा गया। इसके पहले लेटर से भी याद किया जा सकता है। इसमें जैसे कोंकणी है, मणिपुरी और नेपाली 3 थी इसमें, और इसमें पहले 14 थी, फिर इसको बाद में जोड़ा गया था। सिंधी थी पहली
जो 1967 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शंस ठीक है, लेकिन गलत ऑप्शन बताना है। संस्कृत और पंजाबी को इसमें जोड़ा ही नहीं गया, तो चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा। सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सिद्धांत सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से पदोन्नति से सुरक्षा प्रदान करता है? ये प्रसाद पर्यंत करता है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। जो संविधान का अनुच्छेद 310 है, संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत को समाहित करता है। इसके अंतर्गत जो सिविल सेवक हैं, राष्ट्रपति केंद्रीय सेवाओं के लिए और राज्यपाल राज्य सेवाओं के लिए ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं आर्टिकल 310 के अंतर्गत। बी आंसर इसमें सही है। 96 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए, जो भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, उसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की ज़रूरत होती है। गलत है, इसमें संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि संविधान का जो अनुच्छेद 312 है उसमें कानूनी आधार पर प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय हित और राज्य की स्वायत्ता के बीच में संतुलन को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है, संसद ने अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 अधिनियमित किया है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट है 97 है, एवी डाइसी की जो विधि है, इसके शासन की अवधारणा का कौन सा तत्व भारतीय संवैधानिक ढांचे पर लागू नहीं होता है? इसमें लागू नहीं होता है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता पर। जो एवी डाइसी की विधि के शासन की अवधारणा है, ये व्यक्तिगत अधिकारों की जो प्रधानता होगी इसमें लागू नहीं होगा। डाइसी ने कानून के शासन के जो 3 तत्वों की पहचान की थी। एक, मनमानी शक्ति का अभाव, जो मनमानी शक्ति होती है उसका अभाव। इसमें कानून के उल्लंघन के अलावा किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता। कानून के उल्लंघन के अलावा, अगर कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो तभी इसमें दंडित किया जा सकता है। और एक है विधि के समक्ष समता, सभी व्यक्ति जो विधि होगी, कानून होगा, उसके समान होंगे, इसमें ऐसा बताया गया है। और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत न होकर न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किए गए व्यक्ति के अधिकारों का ही परिणाम होता है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 98, लाभ के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता कि लाभ का पद क्या होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। भारत के संविधान में ऐसा नहीं बताया गया है कि लाभ का पद क्या होगा, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है भारत के संविधान में। अगर ऐसा आता है कि भारत के संविधान के अनुसार, तो उसमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई संविधान, अगर हमने संविधान ही नहीं पढ़ा था और जो बाद वाला होता है वो सारा सही होता है, संविधान के अकॉर्डिंग वो बातें नहीं होती, वही ऑप्शन वो गलत हो जाता है। तो इसमें ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में लाभ का पद धारण करने के आधार पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है। इसमें ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, और इसमें यहाँ पर परिभाषित नहीं करता, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये परिभाषित नहीं करता है। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, तो सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 99, भारतीय संसद के संदर्भ में प्रत्यानुदान से क्या तात्पर्य है? प्रत्यानुदान जो है इसके बारे में बताना है। ये लोकसभा का एक विशेष अनुदान होता है। इसे भारत के संसाधनों पर जो अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसमें देखना है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। असाधारण एवं अनिश्चित प्रकृति के व्यय के लिए यहाँ पर दिया गया अनुदान होता है। ए आंसर इसका सही आंसर है। 100 है, इधर राज्य और विवरण दिए गए हैं और मिलान करके देखना है कौन सा इसमें सही है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, प्रारंभ में यह भारत के अधीन एक संरक्षित
राज्य था तथा वर्ष 1974 में एक सहयोगी राज्य बन गया तथा बाद में वर्ष 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। पहला ऑप्शन इसमें सही है। गोवा वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से प्राप्त इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा वर्ष 1987 में इसे राज्य का दर्जा भी प्रदान किया गया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। 1961 में पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था और 1987 में इसको राज्य भी बना दिया गया था। तीसरा ऑप्शन है मिजोरम से रिलेटेड। पहले स्टार्टिंग के दोनों ठीक है। मिजोरम प्रारंभ में यह केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ही था, लेकिन वर्ष 1986 के मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1987 में यह एक पूर्ण राज्य बन गया। गोवा भी और मिजोरम भी 1987 में ही ये बन गए थे। 20 फरवरी 1987 को ये लागू हुआ था और मिजोरम 23वां राज्य बना था भारतीय संघ का। तो इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। सी आंसर सही आंसर है।